हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे साथियों। आज हमारा क्लास नंबर तीसरा है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस और यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट किए हुए हैं। यूनिट नंबर 1 यूजीसी की क्लासेस है साथियों। और आज हमारा जो क्लास नंबर है वो तीसरा है। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, उदारवाद। दूसरा जो क्लास पढ़ा हुआ है वो है रूढ़िवाद यानी कि कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद यानी कंजर्वेटिज्म। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म। साथियों देखिए, आप कट ऑफ का वीडियो देख के समय मत गंवाइए। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। कोई बकवास नहीं, सीधे पढ़ाई के मुद्दे पे आते हैं साथियों, क्योंकि जून साइकिल हमारा जो है वो बहुत ही पास है। तो समाजवाद हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 1। आप ध्यान रखिए और इसका आपको नोट्स बनाना है। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक से जुड़िए, मैं उसको वहाँ पे ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। पर आपको एक अपना हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट्स है और इसका आप रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बार मेरे पे भरोसा करिए साथियों कि एक बार आप मेरे से पढ़ लीजिए, आप 80 प्लस क्वेश्चन आप यूजीसी में स्कोर करके आइएगा, यूजीसी में स्कोर करके आइएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ रहिए और जो मैं बोला हूँ उस तरीके से स्ट्रेटजी का जो वीडियो मैं बनाया हूँ, जिस तरीके से मैं बोला हूँ कि PYQ जो मेरा PCE फार्मूला है, PCE फार्मूला जाके देखिए PCE फार्मूला क्या है और किस तरीके से ये काम करता है साथियों। आप इतना मेरे साथ बने रहिए, PYQ के साथ बने रहिए और मेरे साथ बने रहिए। आप 80 प्लस क्वेश्चन आराम से स्कोर करके आइएगा जून साइकिल में। बस आपको करना क्या है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको करना है, वीडियो रेगुलर रहना है, वीडियो देखना है और साथ ही इसका नोट्स क्रिएट करना है, उसको रिवीजन करना है और PYQ के साथ रहना है। चलिए साथियों, हम समाजवाद टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए समाजवाद, जो हम अभी तक आप देखे होइएगा कि भारत में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उस वो बटी हुई है। एक जो है वो, अच्छा समाजवाद को थोड़ा सा और हम पीछे लेके चलते हैं। पहले भारत की राजनीतिक पार्टियां छोड़ देते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल, बड़ा ही एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल है। जब कोल्ड वार, जब हम कोल्ड वार पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे दो, पूरी दुनिया जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद से। पहला है पूंजीवाद, फर्स्ट वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, और दूसरा हुआ जो समाजवाद को प्रमोट करती है और उसको सेकंड वर्ल्ड बोलते हैं। समाजवाद का मतलब देखिए साथियों, यहाँ पे हम डेफिनेशन से लेकर हर चीज़ देखने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, समाजवाद का मतलब क्या हुआ, समाजवाद का मतलब क्या हुआ। तो देखिए समाजवाद का मतलब हुआ, समाजवादी मानते हैं कि समाज जो है, समाज में जो व्यक्ति है वो, जैसे कि उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति विवेकशील है, उसको छोड़ दो, वो अपना बैड और गुड जानता है। पर समाजवादी बोलते हैं कि नहीं, समाज से ही व्यक्ति का अस्तित्व है, समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए समाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ये, न कि व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देते हैं। पहला चीज़। दूसरा ये देखिए, कह रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वही बात है कि संसाधनों, जो ये समाजवाद है वो जो है संसाधनों का सामाजिक स्वामित्व पर विचार करता है। यानी कि कोई जो वस्तु है या फिर जो प्रॉपर्टी है उस पे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होगा, उस पे संपूर्ण समाज का अधिकार होगा। ये समाजवादी विचारधारा है। स्टेट के अंदर सब कुछ रहेगा, स्टेट से बाहर कुछ नहीं रहेगा। स्टेट जब चाहे जैसे चाहे वैसे करेगी, व्यक्ति का कोई आज़ादी नहीं होगा। स्टेट जो चाहेगी वो प्रोडक्शन होगा, स्टेट जो नहीं चाहेगी वो प्रोडक्शन नहीं होगा। ये समाजवाद का उदाहरण है साथियों। देखिए समाजवाद ऐसा नहीं है कि आज ही से है। समाजवाद का जनक हालांकि कार्ल हेनरिक मार्क्स को बोलते हैं, और ये आते हैं, इनका जो जन्म होता है 1818 में और 1883 तक वो रहते हैं। जनक इनको मानते हैं, पर ऐसा नहीं है कि समाजवाद यहीं से जन्म लेता है। समाजवाद विचारधारा जो है वो बहुत पहले से था, हालांकि उसको डिफाइन नहीं किया गया था। जैसे अगर हम चलते हैं सोक्रेट, प्लेटो, अरस्तु के समय में, ग्रीक एज में चलते हैं, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे, हालांकि उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम इस तरीके से कि वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पर एक चीज़ जो समाजवाद आज बोल रहा है कि राज्य के अंतर्गत सब कुछ होना चाहिए, समाज में व्यक्ति का महत्व नहीं है, समाज का ज़्यादा महत्व है। वही बात तो प्लेटो भी बोल के गया था। एक बार आप प्लेटो को पढ़ेंगे जब हम आगे तो देखेंगे कि प्लेटो भी यही बात बोलता था, स्टेट को पावरफुल बना दो, स्टेट जो रहेगा, स्टेट बुद्धिमान चलाएगा और स्टेट के अंदर जो भी फैसला होगा स्टेट लेगा, कोई व्यक्ति विशेष फैसला नहीं लेगा। इनफैक्ट जब वो अपना साम्यवाद की धारणा देता है, परिवार का साम्यवाद, प्रॉपर्टी का साम्यवाद जब बोलता है, तो इनफैक्ट यहाँ तक कहा जाता है कि महिलाएं जो बच्चा पैदा करेगी वो स्टेट लेके चला जाएगा और स्टेट डिसाइड करेगा उसका क्या करना है। सोचिए वहाँ पे समाजवादी क्या क्या अहम वो विचार देता है। हालांकि हम यहाँ देखते हैं साथियों, समाजवाद की जो बात करते हैं, तो समाजवाद जो है वो संसाधनों के, देखिए यहाँ पे व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं कह रहा है। ये जो है वो समाज, समाज को महत्व देता है। समाज के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं, ये बोलता है। और समाजवाद और मार्क्सवाद में क्या फ़र्क है साथियों? देखिए समाजवाद एक बड़ा है, समाजवाद जो एक विचारधारा है उसके अंदर एक मार्क्सवाद
छोटा सा उसका एक पार्ट हो सकता है। समाजवाद बहुत बड़ा विचारधारा है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हर मार्क्सवादी समाजवादी हो सकता है, पर हर समाजवादी मार्क्सवादी हो ये ज़रूरी नहीं है। आप कुछ समझे मेरे कथन को? मैं बोला हर मार्क्सवादी समाजवादी हो सकते हैं, पर हर समाजवादी मार्क्सवादी हो ये ज़रूरी नहीं है। ये बातें आप समझ पा रहे हो? समाजवाद विचार क्या है, कहाँ इस कार्ल मार्क्स इसका जनक कहा था। ये व्यक्ति को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ये समाज को इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरा कह रहा है कि सहयोग पर आधारित है, न कि प्रतिस्पर्धा पर। जैसे पूंजीवादी में देखते होंगे आप, उदारवाद में देखिए कि बाजार को प्रमोट करता है और बोलता है कि प्रतिस्पर्धा मार्केट में जनरेट करो, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अगर होगी तो लोगों को फायदा होगा। ये बोलता है कि नहीं, सहयोग करो, जैसे सब आदमी मिल के काम करो, न कि प्रतिस्पर्धा जनरेट करो। प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए समाज में सहयोग होना चाहिए, सहयोग को बढ़ावा देता है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके देखिए ये डेफिनेशन, ये तो हो गया समाजवाद है क्या, समाजवाद किस चीज़ पे जोर देता है, समाजवाद का जनक कौन सा है, समाजवाद और मार्क्सवाद में डिफरेंस क्या है, इतना हम जान लिए। ये कंसेप्ट है साथियों, इससे अगर आप इस चीज़ को याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन को हमेशा कर पाइएगा। इतना करने के बाद सब आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज़ बोलने जा रहा हूँ, वो ये है कि ये जो मैं अभी इसका टाइप्स जो बताने जा रहा हूँ, जैसे कि प्रारंभिक या यूटोपियन समाजवाद, या फिर क्रांतिकारी मार्क्सवादी समाजवाद, या फिर विकासवादी समाजवाद, ये कहीं पर्टिकुलरली इसको बांटा नहीं गया है, ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बट गया है अपने आप। जैसे ऐसे आपने फील किया होगा कि जैसे कि शीत युद्ध में अम, दुनिया को बाइपोलर बनाया था, दो दो ध्रुवीय दुनिया थी, एक में रसिया था, यूएसएसआर जो था वो, और एक तरफ अमेरिका था वो। बाकी जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो अपने आप दुनिया को एक ध्रुवीय लोग मानने लगे, बहुत जैसे थिंकर्स है वो मल्टीपोलर मानते हैं दुनिया को। तो इस तरीके से ये परिस्थितियाँ कुछ जनरेट हो जाती है, जिससे वहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है कि उसके आगे आपको दूसरा तरीका दिखने लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बंटा हुआ है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो होपफुली आप समझ रहे होंगे। देखिए प्रारंभिक उदारवाद, सॉरी उदारवाद में गलती से बोल रहा हूँ, प्रारंभिक या यूटोपियन समाजवाद जो है, यहाँ पे जो 18वीं शताब्दी के लगभग, उससे पहले जो भी मैं आपको ग्रीक एज में लेके गया था वहाँ पे भी इसका झलक दिखा, ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे जो 18वीं शताब्दी के लगभग जो समाजवाद है उसको प्रारंभिक या यूटोपियन समाजवाद बोलते हैं। जब मार्क्स जब जन्म लेता है उससे पहले का समाजवाद, मार्क्स जब जन्म लेता है तो उसका वो क्रांतिकारी या मार्क्सवादी समाजवाद बोल देते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए साथियों, जैसे प्रारंभिक या यूटोपियन समाजवाद है वो 18वीं शताब्दी के लगभग आपको देखने को मिल जाएगा, डेट कहीं नहीं पूछेगा आपसे। हालांकि ये पूछ सकता है डिवीजन, एक तो ये थिंकर्स पूछ सकता है कभी, क्योंकि थिंकर्स पूछते रहता है। तो देखिए प्रारंभिक जो समाजवाद है उसमें अभी तक जो मैं आपको बोल रहा था कि वो लोग समाज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, व्यक्ति को नहीं, उसको आप मान लीजिए। जो भी मैं बोल रहा था समाजवाद का जो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा था समाजवाद में, वही चीज़ें जो है वो यूटोपियन या समाजवाद प्रारंभिक समाजवाद बोलता है। इसमें थिंकर्स की मैं बात करूँ साथियों तो सेंट साइमन है, चार्ल्स फूरियर है, रॉबर्ट ओवन है। आप इनका एक बुक है, बड़ा फेमस बुक है रॉबर्ट ओवन का, मुझे बताइएगा। हालांकि अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आप वीडियो देखना स्टार्ट करते कमेंट बॉक्स में इसको बताइए साथियों। प्रिपरेशन को नेक्स्ट आयाम तक लेके चलिएगा, तभी आप अपने सब्जेक्ट में 80+ स्कोर करिएगा। अगर आपका सपना है हायर एजुकेशन में जाना तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। प्राउडान है और कल्पना लोकी, जो अभी यूटोपियन का हिंदी होता है साथियों, कल्पना कल्पना लोग ये होता है जैसे कि मन के लिए कि हम एक राम राज्य की कल्पना कर लेते हैं भारत में। तो ये हमारी कल्पना है कि भारत में ऐसा होगा कि हमारे पास सारे भारत में जितने भी 142 करोड़ लोग हैं वो गरीबी से मुक्त हो जाएंगे, उनके पास हमेशा अकाउंट में 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए रहेगा। तो ये मैं कल्पना कर रहा हूँ, ये मैं यूटोपिया में जी रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है, हम भावनात्मक रूप से जी रहे हैं। तो उसको यूटोपिया बोलते हैं साथियों। तो मार्क्स बोलता है कि इससे पहले का जो समाजवाद चला आ रहा है अभी तक का, वो कल्पना लोग की समाजवाद है, वो यूटोपिया में जी रहे थे। और ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सपोज करिए कि ये लोग मानते थे कि सहयोग पर आधारित समाज होना चाहिए, समाज में सहयोग बनाओ, प्रतिस्पर्धा को हटा दो। मार्क्स बोल रहा है कि आप कल्पना कर रहे हैं चीज़ें, ऐसा पॉसिबल नहीं है साथियों। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मार्क्स का जन्म पूरे दुनिया के लिए चकित करने वाला इसीलिए था कि वो दुनिया को दो भागों में बांट दिया। मार्क्स ही ऐसा थिंकर्स, जब हम मार्क्स को पढ़ेंगे, कल मार्क्सवाद का ही अगला टॉपिक जो हमारा मार्क्सवादी है, और उसके बाद से काल मार्क्स को भी अलग से पढ़ना है। मार्क्स इतना विशाल व्यक्तित्व का था कि पूरे दुनिया को दो भागों में बांट दिया। ऐसा इतिहास में गिने चुने इंसान हो गए साथियों जो दुनिया को अपने अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, उसमें एक मार्क्स भी है। मार्क्स देखिए, मार्क्स कह रहा है कि अभी तक का जो समाजवाद है वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जी रहे हैं, आप यूटोपिया में जी रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो आप सोच रहे हैं कि शांति से समाजवाद आ जाएगा, प्रतिस्पर्धा हट जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको करना क्या होगा, तो क्रांति लानी होगी। अब देखिए यूटोपियन समाजवाद आप समझ पा रहे होंगे, प्रारंभिक समाजवाद और यूटोपियन समाजवाद क्या है, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझ पा रहे होंगे आप।
मार्क्स इनको कल्पना लोग क्यों कह रहा है? क्योंकि आप जो कह रहे हैं, जो मार्क्स बोलता है कि अभी तक जो आप कह रहे हैं या फिर मार्क्स समाजवाद में जो आप धारणाएं पेश कर रहे हैं उसमें वैज्ञानिकता के अभाव है। वैज्ञानिकता के अभाव किस लिए? जो अब हम अभी आगे पढ़ेंगे कि वैज्ञानिकता, मार्क्स अपने में वैज्ञानिक क्यों बोल रहा है और पहले वालों को वैज्ञानिकता के अभाव क्यों बोल रहा है। पहले वाले जो समाजवाद यानी कि प्रारंभिक समाजवाद को वो वैज्ञानिकता के अभाव क्यों बोल रहा है। देखिए मार्क्स जो है ना, आप देखिए कि वो इतिहास को जैसे आदि मानव, फिर राजशाही, फिर सामंतवादी, इस तरह से पूंजीवादी, फिर आगे जाकर समाजवाद, फिर जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो कैसे बांटता है ये हम देखेंगे। तो इस तरह से बांटता है तो वो बहुत ही बोलता है कि हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस दुनिया को देख रहे हैं और इस दुनिया को बांट रहे हैं। इसीलिए हम हमारे अंदर जो है वैज्ञानिकता है और इससे पहले ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल भावनात्मक रूप से बोलते हैं कि समाजवाद आ जाएगा, इसीलिए उसमें वैज्ञानिकता की अभाव है। जबकि हमारे अंदर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, जैसे कि ये बोलता है, जो मार्क्स जो बोलता है कि किसी कंपनी में अगर 100 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है और लागत उसका 30 रुपया है, मजदूरों को 30 रुपये मजदूरी दे रहा है, तो 70 रुपये उसका प्रोडक्शन जो जो कंपनी का प्रोडक्शन मालिक जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है। जबकि ये भूल जाता है कि उसमें घिसावट भी होता है, मशीन का जो पूंजी लगाया है वो भी है। ये सब भूल के ये बोलता है कि मार्क्स हम देखिए कितना वैज्ञानिक तरीके से इसको बता रहे हैं कि 70 रुपये 100 रुपये का अगर प्रोडक्शन हो रहा है किसी कंपनी में, तो 30 रुपया जो मजदूर लेके आते हैं, बाकी 70 रुपया पूंजीवादी की जेब में चला जाता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स जो अपने आप को वैज्ञानिक उसने बोलता है कि मेरे अंदर वैज्ञानिकता है और मैं वैज्ञानिकता के आधार पर ही ये डिसाइड कर रहा हूँ। अब आप समझ पा रहे हैं। दूसरा जो है इसमें क्रांतिकारी मार्क्सवाद या फिर मार्क्सवादी समाजवाद जो है, क्रांतिकारी मार्क्सवादी समाजवाद, इसमें देखिए 1840 के दशक में आता है जब कार्ल मार्क्स लिखना स्टार्ट करता है। कार्ल मार्क्स जब लिखना स्टार्ट करता है, और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, मार्क्स जो है वैज्ञानिकता के साथ साथ हिंसा को भी प्रमोट करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। मार्क्स क्या बोलता है, जैसे कि अभी तक जितने भी प्रारंभिक समाजवाद के लोग थे वो क्या बोल रहे थे कि समाजवाद धीरे धीरे करके आ जाएगा। मार्क्स बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि समाजवाद आपके सामने थाली में रख के धीरे धीरे आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर समाजवाद आपको लागू करना है तो आपको हिंसा करना होगा, आपको ज़बरदस्ती लेना होगा। समाजवाद बिना ज़बरदस्ती किए समाजवाद लागू नहीं हो सकता, समाजवाद नहीं आ सकता है। इसीलिए ये हिंसा को सपोर्ट करता है। मार्क्सवादी जो क्रांतिकारी मार्क्सवादी समाजवाद है वो हिंसात्मक है। वो कह रहा है कि किसी भी तरीके से, यानी कि वो साध्य और साधना की पवित्रता की बात नहीं करता है, साधन की पवित्रता की बात नहीं करता। साधन कोई भी अपना ले, साध्य एंड जो है वो उसका समाजवाद लाना है। मार्क्स की एक थियरी है साथियों, ये बोलता है, थियरी का ये इसका सोच है, ये बोलता है कि देखिए इकोनॉमी को महत्व, हम जब पढ़ेगा मार्क्स को तो उसमें पढ़ेंगे जैसे सुपर बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बेस में होता है इकोनॉमी, इकोनॉमी जो है यानी, और सुपर स्ट्रक्चर में जो होता है पॉलिटिकल पार्टी वगैरह सब जो होता है, जिस पे आप ये कह रहा है कि देखिए जिसका इकोनॉमी पे अधिकार होगा उसका राजनीतिक व्यवस्था पर अधिकार अपने आप हो जाएगा। यानी कि आपको करना क्या है, आपको अर्थव्यवस्था पे अधिकार जमाना है। पॉलिटिकली आप अपने आप, आपको अधिकार अपने आप मिल जाएगा आपको। तो इसलिए ये बोलता है कि इकोनॉमी पे सबसे पहले कब्जा करो, पॉलिटिकली आप अपने आप, आपका अधिकार आपको मिल जाएगा। ये जो है वो केवल एक बात ध्यान रखिए कि आगे ये बार बार मिलते रहेगा। ये ओनली वर्किंग क्लास को टारगेट करता है साथियों, जो केवल मजदूर है उसी को टारगेट करता है। कहता है कि यही लोग जो है वो हिंसा करके समाजवाद ला सकते हैं। बाकी पूंजीवादी जो है या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं वो इससे कोई उनको लेना देना नहीं है। केवल वर्किंग क्लास के लोग ही हिंसा करेंगे और वो जबरदस्ती समाजवाद को लागू करेंगे। आलोचना का कारण भी साथियों यही बन जाता है कि हिंसात्मक रूप से बोलता है कि किसी भी हद तक चले जाएगा समाजवाद को अपनाने के लिए, समाजवाद को लाने के लिए। यही इसका आलोचना का कारण भी बन जाता है साथियों। अपने आप को वैज्ञानिक बताता है, जैसे कि मैं आपको बताया। देखिए उसके बाद से 1840 से लेकर 1880 तक तो पूरे दुनिया पर मार्क्सवाद छाया रहता है। 1880 के बाद से विकासवादी समाजवादी आते हैं। विकासवादी समाजवाद का एक विचारधारा आता है। इसमें क्या होता है, नहीं चलो ठीक है, समाजवाद को तो हमको लाना है, समाजवाद को लाना है, पर हिंसा को नहीं करना है। जैसे मार्क्स बोलता है कि हम किसी भी हद तक चले जाएंगे समाजवाद को लाने के लिए, समाजवाद को स्थापित करने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाएंगे। लेकिन मार्क्स बोलता है, सॉरी, विकासवादी समाजवादी बोलते हैं कि नहीं, हिंसा नहीं कर सकते हैं, बिना हिंसे के हम समाजवाद को लाएंगे। और इसीलिए इसका विकासवादी समाजवाद नाम पड़ता है, क्योंकि ये हिंसा को ना करता है और विकास को ध्यान में रखता है। रिफॉर्म द्वारा बदलाव करेंगे, कह रहा है कि हम रिफॉर्म के द्वारा बदलाव करेंगे। ये विकासवादी समाजवादी क्या बोलते हैं कि हम रिफॉर्म करके बदलाव करेंगे। रिफॉर्म कैसे करेंगे साथियों, जैसे संगठन बना लिए मार्क्सवादी, सॉरी, वर्किंग क्लास के लोग जो है संगठन बना लिए। वर्किंग क्लास के लोग और मिडिल क्लास के लोग मिलकर जो है वो अपना राजनीति में भाग लेंगे, संगठन बनाएंगे, पॉलिटिकली कब्जा करेंगे और फिर से इकोनॉमी पे भी उनका कब्जा हो जाएगा। ये उल्टा चल रहा है। ये कह रहा है देखिए वर्किंग क्लास के साथ साथ जो मध्यम मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको भी ये ध्यान में रखता है, यानी कि उनको भी साथ लेके चलता है। जबकि
मार्क्सवादी जो है, मार्क्सवादी समाजवाद में केवल वर्किंग क्लास पे ध्यान देता है। ये बात ध्यान रखिए, यही सब कंसेप्ट है साथियों। मार्क्सवाद जहाँ भी आएगा हिंसा को साथ लेके चलेगा, वैज्ञानिकता पे जोर देगा। ये बोलता है, खुद बोलता है वैज्ञानिकता। आप डिसाइड करिए क्लास देखने के बस इसमें कितना वैज्ञानिक है, जो हम अभी आगे लेके चलते हैं आपको। ये सच में जो वैज्ञानिक था क्या, या फिर ऐसे ही ये बोला करता था, खुद के मुंह में मियाँ मिट्ठू करता था। आगे देखते हैं साथियों। ये देखिए विकासवादी समाजवादी, ये वर्किंग क्लास और मध्यम वर्ग दोनों को ध्यान में रखते हैं, रिफॉर्म के द्वारा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए विकासवादी समाजवाद का जो टाइप्स है इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये बार बार पूछा हुआ साथियों क्वेश्चन है। इसका जो प्रकार है फेबियनवाद। आप एक बात बताइए, भारत में समाजवाद लागू था, क्योंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवाद के पक्ष में था अभी तक। मुझे लगता है कि कोल्ड वार जब तक कांग्रेस की सरकार तब तक तो इसी के पक्ष में था, अभी भी है। पर आप मुझे बताइए कि भारत में कौन सा समाजवाद लागू है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भारत में कौन सा समाजवाद लागू है। प्रकार में देखिए, प्रकार में है फेबियनवाद, जर्मन सामाजिक लोकतंत्र, श्रमिक संघवाद, संशोधनवाद और गिल्ड समाजवाद। ये है साथियों, इसको आपको याद रखना होगा, कौन कहाँ जन्म लेता है ये भी याद रखना होगा। देखिए फेबियनवाद जो है ये पहला विकासवादी समाजवाद है, और मैं आपको बता दूं भारत में, मैं ही बोल देता हूँ, भारत में फेबियनवाद ही लागू है। भारत में फेबियनवाद समाजवाद को ही सपोर्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए पहला विकासवादी समाजवाद कौन है, फेबियनवाद है। अब हम प्रकार के एक एक करके पढ़ेंगे साथियों। तो फेबियनवाद जो है पहला विकासवादी समाजवाद है, ब्रिटेन में जन्म लेता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये मैं अभी आपको याद करवा दूंगा कैसे याद करना है, आप कभी भूल नहीं पाइएगा साथियों। देखिए खाली आपको नाम याद रखना होगा। ब्रिटेन में 1884 में विकसित होता है। कौन, फेबियनवाद। फेबियनवाद कब आता है, ब्रिटेन में 1884 में विकसित होता है। क्रमिक परिवर्तन कर रहा है, जैसे अभी हम मार्क्स को पढ़ रहे थे, तो मार्क्स क्या कर रहा है, नहीं हमको तुरंत ही चाहिए अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना है, तो हिंसा करके कर लो। यानी कि यहाँ धैर्य की बात नहीं है, क्रमिक रूप से परिवर्तन नहीं चाहिए, मैं अभी परिवर्तन कर लेता हूँ खुद से, मार्क्स ये बोलता है। जबकि फेबियनवाद समाजवाद क्या बोलता है, नहीं क्रमिक रूप से परिवर्तन धीरे धीरे हो जाएगा। पहले आप उनको, जैसे जो श्रमिक वर्ग है या फिर मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको आप सहायता देके, स्टेट सहायता देगी, उनका उत्थान करेगी, बराबरी में ले आएगी, फिर कंपटीशन समान होगा और फिर धीरे धीरे सब लोग समान हो जाएंगे। इस तरह से समाजवाद आ जाएगा। लेकिन मार्क्सवाद कहता है कि नहीं, हम हिंसा करके समाजवाद ले आएंगे, जो जिसकी जो पूंजीवादी है उसका पूंजी हम छीनेंगे और सब में बांट के सबको बराबर कर देंगे। तो इस तरीके से फेबियनवाद समाजवाद क्रमिक परिवर्तन पर बल देता है, मध्यम और श्रमिक दोनों वर्गों को साथ लेके चलता है। इसमें कुछ थिंकर्स, इन थिंकर्स का नाम आपको सबसे ज़रूरी साथियों, ये थिंकर्स बार बार पूछा हुआ है, तो इसलिए आप थिंकर्स का नाम याद रखेंगे। जीबी शार्ट, ये थिंकर्स का नाम है। ग्राहम वालेस, ये सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, जीडीएच कोल, इनका सब हम बुक देखेगा, अभी आगे चलेंगे तो इनका बुक भी देखेगा, कौन कौन सी बुक किसने लिखी है, और ये बार बार एग्जाम में पूछते रहा है। यूजीसी एग्जाम में देखिए साथियों, यूजीसी एग्जाम में सबसे हर्डल कोई चीज़ होता है तो वो है थिंकर्स और बुक का नाम, थिंकर्स और जो कोर्स है वो। अगर आप ये दो चीज़ों पे कमेंट कर रहे हैं तो मुझे लगता है 20 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर दीजिएगा यूजीसी में जाके। तो देखिए अब इनके हम बुक का नाम आगे देखेगा। अभी हम पढ़ते हैं टाइप 2, दूसरा जर्मन समाजवाद, जर्मन सामाजिक लोकतंत्र। आपको नहीं लगता जर्मन नाम ही है तो फिर जर्मनी में इसका ये जो उत्थान भी हुआ होगा जर्मनी में हुआ होगा। तो देखिए जर्मन सामाजिक लोकतंत्र, प्रतिपादक या प्रमुख विचारक जो है इसके कौन है, ये फर्डिनेंड लेस्ले हैं। फर्डिनेंड लेस्ले नाम याद रखिएगा, ये जर्मन सामाजिक लोकतंत्र के ये प्रतिपादक हैं। मार्क्स का विचार क्या था साथियों, मार्क्स का विचार था कि अर्थव्यवस्था पर जिसका कब्जा होगा उसी का राजनीतिक व्यवस्था पर कब्जा होगा, इसीलिए आप हिंसात्मक तरीके से अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लीजिए। लेकिन जर्मन सामाजिक लोकतंत्र का जो विचार है ये बोल रहा है कि नहीं, आप मार्क्स के विचार को हम मानते हैं कि जिसका अर्थव्यवस्था पे कब्जा होगा उसी का राजनीतिक व्यवस्था पे कब्जा होगा, ये तो हम मानते हैं, पर हम खूनी क्रांति को सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि मार्क्स जहाँ बोलता है कि हिंसा करके भी आप समाजवाद ले आओ, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम खूनी क्रांति को नकार देंगे, खूनी क्रांति नहीं होनी चाहिए। मार्क्सवाद तो आना चाहिए, समाजवाद तो आना चाहिए, समाजवाद स्थापित होना चाहिए, पर खूनी तरीके से नहीं, हिंसात्मक तरीके से नहीं, आराम से क्रमिक रूप से उसको ले आओ और अहिंसक तरीके से ले आओ, ये कहता है जर्मन सामाजिक लोकतंत्र। श्रमिक वर्ग संगठन बनाएंगे, देखिए ये बताता भी है कैसे ले आएंगे। ये कह रहा देखिए साथियों, श्रमिक वर्ग जो होंगे वो संगठन बनाएंगे सबसे पहले, संगठन बनाने के बाद से चुनाव जीतेगा, संगठन बनाएंगे तो चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और फिर व्यवस्था पे अधिकार करेंगे। इस तरीके से हम समाजवाद लाएंगे। जबकि मार्क्सवाद कहता है कि नहीं, कोई संगठन कोई कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सारे श्रमिक वर्ग एक हो जाओ, पूंजीवादी जितने भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको लूटो, हिंसा करो और सब में बांट के बराबर कर लो, ये मार्क्सवाद कहता है। जबकि जर्मन सामाजिक लोकतंत्र क्या कहता है, नहीं, श्रमिक संगठन बना लो,
संगठन बना के चुनाव लड़ लो, जीत जाओ, फिर राजनीतिक व्यवस्था पे कब्जा करो, फिर दुनिया पर कब्जा करो, मतलब पूरे दुनिया में समाजवाद ले आओ, स्टेट में समाजवाद ले आओ। ये जर्मन सामाजिक लोकतंत्र बोलता है। शांतिपूर्ण ढंग से समाजवाद प्राप्त करना चाहता है ये, न कि हिंसात्मक तरीके से। जैसे मार्क्सवाद हिंसात्मक तरीके से समाजवाद प्राप्त करना चाहता है, ये शांतिपूर्ण ढंग से समाजवाद प्राप्त करना चाहता है। अब देखिए अगले टाइप पे चलते हैं। तीसरा टाइप जो है संशोधनवाद है। संशोधनवाद साथियों, और ये एडवर्ड बर्नस्टीन इसके प्रतिपादक रहे हैं। एडवर्ड बर्नस्टीन, आप इसका नाम अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। और इसका एक बुक है, इस थिंकर का एक बुक है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। ये 1878 में बुक लिखा गया, 1898 में, सॉरी 1898 में। और ये संशोधनवाद के प्रतिपादक हैं। देखिए इसका विकास भी जर्मनी में होता है। संशोधनवाद का विकास भी कहाँ होता है? जर्मनी में होता है। इसका विकास भी जर्मनी में होता है। अब देखिए मार्क्सवाद को संशोधित किया। जो मार्क्स थ्योरी देता है कि हिंसात्मक तरीके से समाजवाद ले आओ, उसको ये नकार दिया। क्रांति जो करने की बात करता है, मार्क्स कहता है कि क्रांति करके ले आओ, वो क्रांति को नकार दिया। यानी कि मार्क्सवाद में संशोधन कर रहा है। कह रहा है कि समाजवाद में संसदीय मांग, देखिए सिंपल सी बात है, मार्क्स जहाँ हिंसा की बात कर रहा है, ये मार्क्सवाद में संशोधन करते हुए क्या कह रहा है कि नहीं, समाजवाद तो ले आओ लेकिन संसदीय मार्ग को अपनाओ। संसदीय मार्ग को अपनाने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन के माध्यम से समाजवाद ले आओ। इलेक्शन जैसे कि भारत में अगर एग्जाम्पल के थ्रू लेके कोई पार्टी जीत कर आ जाए, वो अपना विचार पूरे भारत पे थोपे, इस तरीके से ये कह रहा है कि नहीं ठीक है समाजवाद ले आओ। आप ऐसा करो कि चुनाव लड़ लो, संसदीय प्रोसेस जो है उसके थ्रू समाजवाद ले आओ, सबको बराबर करो, सबको बराबर करो, उस तरीके से समाजवाद ले आओ, न कि लड़के समाजवाद ले आओ। समाजवाद एक लक्ष्य नहीं है। ये कह रहा है कि समाजवाद एक लक्ष्य नहीं है। संशोधनवादी समाजवाद बोलता है कि समाजवाद एक लक्ष्य नहीं है बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि हम ऐसा नहीं है कि एक बार करके, सपोज कीजिए कि 20 आदमी है साथियों, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड में 100 आदमी है, ठीक है, 100 आदमी में 10 आदमी मान के चलो कि पूरे रिचेस्ट पर्सन है, रिचेस्ट पर्सन है, और 90 पीपल जो है वो पुअरेस्ट पर्सन है, गरीब है। हम ऐसा करते हैं कि सिंपल सी बात है, 10 आदमी की प्रॉपर्टी जो है उसको छीन के 90 आदमी में बांट देते हैं और सबको बराबर करते हैं। 100 लोगों को एक समान इक्वल कर देते हैं, 100 लोगों को इक्वल कर देते हैं, मान के चलो इक्वल कर दिया हम। अब क्या होगा कि अगर हम छोड़ देंगे तो इसमें 100 आदमी में कुछ तो आदमी होंगे जो बुद्धिमान होंगे, जिनका दिमाग अदर की अपेक्षा ज़्यादा होगा, ज़्यादा आईक्यू होगा। तो फिर से क्या करेगा वो, फिर से अपने अकॉर्डिंग नियम बनाएंगे, फिर से अपने अकॉर्डिंग पॉलिटिकल व्यवस्था को बनाएंगे, फिर से अपने अकॉर्डिंग इकोनॉमिक व्यवस्था को बनाएंगे। तो फिर से वहाँ पे क्या बराबर सब लोग नहीं रह पाएंगे, कोई बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा। तो ये कह रहा है, यही बात सेम ये कहना चाह रहा है साथियों, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हूँ। ये कहना चाह रहा है कि समाजवाद एक लक्ष्य नहीं कि हम इसको प्राप्त कर लेंगे और वो हमारा एंड हो जाएगा, नहीं, वो हमेशा रहेगा, नहीं। समाजवाद निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जब ये फिर से हम एक बार बांट रहे हैं इसको और 100 को बराबर कर रहे हैं, तो फिर से ये आगे पीछे होगा और फिर इसमें कुछ लोग रिचेस्ट हो जाएंगे और कुछ लोग गरीब हो जाएंगे। तो इसको फिर से इसको बराबर करना होगा। तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि हम इसको एक बार करके इसका गोल अचीव कर ली, ये ऐसा प्रक्रिया नहीं है। यही बातें बोल रहा है। होपफुली आप समझ पा रहे होगे जो मैं बोल रहा हूँ साथियों। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आप सीरियस स्टूडेंट हैं साथियों। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए साथियों। चलिए अगला हम देखते हैं श्रम। श्रम संघवाद जगह, श्रम यानी कि फ्रांस, श्रम में स है और इसमें भी फ्रांस, श्रम और फ्रांस ये एक दूसरे से तो मैच कर रहा है। तो श्रम संघवाद कहाँ होता है? फ्रांस में विकसित होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इस याद रखने का तरीका है साथियों। समाजवाद की प्राप्ति करना चाहता है लेकिन कैसे? जैसे कि मार्क्स कह रहा है उस तरीके से नहीं। ये कह रहा है कि श्रमिक संगठन द्वारा, न कि राज्य के द्वारा। ये कह रहा है कि श्रमिक संगठन के द्वारा। हम जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि हम संसदीय मांग को अपना कर मतलब राज्य में इन्वॉल्व हो गए। और राज्य कहने का मतलब यहाँ पे देखिए साथियों, जैसे भारत में अगर मैं राज्य बोल रहा हूँ तो मैं भारत की बात कर रहा हूँ, न कि बिहार, यूपी, झारखंड इसकी बात कर रहा हूँ, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि श्रमिक संगठन के द्वारा, न कि राज्य के द्वारा। यानी कि समाजवाद की प्राप्ति करो लेकिन श्रमिक जो संगठन बना रहे हैं उनके द्वारा प्राप्त होगा, न कि राज्य इसको अप्लाई नहीं करेगा। श्रमिक संगठन बनाए गए वहीं प्राप्त कर सकते हैं, न कि राज्य। श्रमिक संगठनों को मिनिमम सैलरी निर्धारित, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा खेल है साथियों, इसको आपको बड़ा बढ़िया से समझना होगा और मज़ा भी आएगा समझने में। ये कह रहा है कि देखिए मिनिमम सैलरी, जैसे कह रहा है, कैसे कह रहा है कि श्रमिक संगठन ही समाजवाद ले आएंगे, समाजवाद की प्राप्ति करेगा, न कि राज्य। तो कह रहा है कि श्रमिक संगठन बना लो और आप ऐसा करो कि एक मिनिमम सैलरी जो है वो डिसाइड कर लो। सपोज करो कि हम 20,000 एक पर पर्सन, 20,000 पर पर्सन के हिसाब से जाएंगे मजदूरी करने, अन्यथा नहीं जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है श्रम संघवाद क्या बोल रहा है कि संगठन बनाओ और एक मिनिमम सैलरी डिसाइड कर लो। मजदूर अगर उससे कम पर कहीं कार्य करने के लिए पूंजीवादी बुला रहे हैं आपको, तो आपको नहीं जाना है, क्योंकि पूंजीवादियों की मजबूरी है। पर परिस्थितियां साथियों हमेशा साथ नहीं रहती है, परिस्थितियां बदलते रहती है।
समय बदला, तकनीकी ज़माना आ गया, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि आप सोचिए कि अगर कोई मज़दूर बोले कि हमको 5 लाख रुपया चाहिए महीने का, अदरवाइज़ हम काम करने नहीं जाएँगे, तो अब तो ऐसा नहीं है कि पूँजीवादियों के पास मशीन नहीं है, वो एक मशीन अगर चले, जैसे जेसीबी होगा साथियों। पहले क्या होता था, आप देखे होइए कि 100 मज़दूर काम करते थे दिन भर में, जितना काम कर पाएँगे, आज जेसीबी उतना ही काम 1 घंटे में कर देती है। तो ये जो मजबूरी थी पूंजीपतियों की, वो तो नहीं रही। यहाँ पे वैज्ञानिकता उसका देखिए लैग लैग कर रहा है कैसे। यहाँ पे कह रहा है कि श्रमिक संगठनों को मिनिमम सैलरी निर्धारित कर देनी चाहिए और मजदूर उससे कम पे काम करने नहीं जाएंगे। तो मज अतः पूंजीपति झुकेंगे क्योंकि उनको मजदूरों की आवश्यकता है। उस टाइम का ज़माना अलग था साथियों, और ये हमेशा इसीलिए मार्क्सवाद फेल क्यों हुआ साथियों, आप देखिएगा। तो मार्क्सवाद इसलिए फेल हो रहा है कि वो आगे की परिस्थितियों की कल्पना ही नहीं कर रहा था कि कभी ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जहाँ पे एक जेसीबी 1000 लोगों का काम एक दिन में कर देगी। ये कह रहा है कि श्रम संगठन जो सैलरी डिसाइड करेगी उसके नीचे नहीं जाएंगे तो पूंजीपति झुकेंगे। आज पूंजीपति क्या बोलते हैं, झुकेगा नहीं। ये पुष्पा वाला डायलॉग साथियों, झुकेगा नहीं क्योंकि तकनीकी का, एक सेकंड, क्योंकि तकनीकी का युग है। झुकेगा नहीं क्योंकि तकनीकी का युग है। हम एक जेसीबी ले आएंगे और 1000 मजदूरों का काम करवा लेंगे, आपको सैलरी नहीं देंगे। तो यहाँ पे मार्क्सवाद देखिए लैग कर रहा है यहाँ पे, और प्रॉब्लम हो रही है। होपफुली जो मैं चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ आपको वो समझ पा रहे होगे। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि श्रमिक संगठनों को राजनीतिक संगठन से दूर रहना चाहिए। ये कह रहा है यहाँ पे, राज्य इसीलिए बोल रहा है कि श्रमिक संगठन है वो समाजवाद की प्राप्ति करेगा, न कि राज्य। और यहाँ पे ये बोल भी रहा है कि श्रमिक संगठनों को राजनीतिक से दूर रहना चाहिए, राजनीतिक संगठनों से दूर रहना चाहिए, न कि राजनीति में इन्वॉल्व होना चाहिए। ये सीधे नकार रहा है। जबकि ऊपर देखिएगा तो कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था में घुस कर आप समाजवाद ले आओ, उसके ऊपर कुछ और बोल रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं, श्रमिक संगठनों को राजनीतिक संगठनों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आगे देखते साथियों, इसके विचारकों में बात करें तो देखिए, आग आगस्ते ब्लैंकी है इसके विचार, फर्नांड पलाउटियर है, जॉर्ज सोरेल है। जॉर्ज सोरेल की बड़ा फेमस बुक है साथियों। मैं जो फेमस बुक है उसको लिख दिया करूँगा, बाकी अगर आप चाहते हैं कुछ एक दो बुक एक्स्ट्रा तो वो गूगल, हालांकि मैं जितना बता रहा हूँ अगर उतना भी याद रखते हैं साथियों, जितना मैं बोल रहा हूँ उसमें से कुछ चीज़ें, और जो पीडीएफ है इसमें से कुछ चीज़ें अगर आप लिख के याद रखते हैं साथियों, तो आप आराम से इजीली 80+ स्कोर कर पाइएगा, ये मेरी गारंटी है। जॉर्ज सोरेल की बुक है रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस, इसको आप याद रखिएगा साथियों। गिल्ड समाजवाद, ये लास्ट समाजवाद का प्रकार है साथियों। जो विकासवादी समाजवाद हम देख रहे थे उसका प्रकार में लास्ट समाजवाद है। और ये गिल्ड समाजवाद, ये इंग्लैंड में इसका जन्म होता है, और बाकी सब सेम यही बात बोलता है जो ये श्रम संघवाद बोलता है, सेम यही बात ये भी बोलता है। तो इसमें अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसी को एक बार पढ़िएगा। और गिल्ड समाजवाद बस इतना याद रखिए कि इंग्लैंड में जन्म था। अब देखिए मैं याद कराने के लिए कैसे बोल रहा था। गिल्ड, गिल्ड में डी है, एल है, यानी कि ये आप समझ पा रहे, गिल्ड और इंग्लैंड नाम मिलता जुलता है, तो आप इससे याद रख सकते हैं इसको। श्रम और फ्रांस एक दूसरे से नाम मिलता जुलता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। संशोधनवाद जो है एक जर्मनी में विकास होता है, आप इसको ऐसे याद रखते हैं, इसको आपको याद रखना होगा। और ये जर्मन सामाजिक लोकतंत्र, ये तो जर्मनी में होगा ही क्योंकि ये जर्मनी में नाम ही है। और फेबियनवाद जो है ये ब्रिटेन में है या फिर इंग्लैंड में। इंग्लैंड में दो होता है, एक फेबियनवाद, एक गिल्ड। जर्मनी में दो होता है, एक जर्मन और एक संशोधनवादी। और फ्रांस में होता है श्रम। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए साथियों, कुछ बुक है, थिंकर्स हैं, बुक का नाम जो बार बार पूछा है और इसको आपको रट जाना होगा साथियों, जुबान पे रखना होगा। जी डी एच कोल जो है इनके कुछ बुक्स हैं, वो आपको याद रखना होगा, हमेशा याद रखना होगा साथियों। द वर्ल्ड ऑफ लेबर, ये 1913 में जो बुक लिखा गया है वो आपको याद रखना, हमेशा याद रखना होगा। और ये बात आपको भूलना नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये बार बार किताबें पूछते रहती हैं, और किताब अगर 20 क्वेश्चन पे आप कमांड कर रहे हैं कि किताब और उनके थिंकर्स, साथ ही कुछ कथन हैं और कुछ थिंकर्स हैं जो बोल रहे हैं, वो आपको याद रखना होगा। वाट मार्क्स रियली मींट, ये इनकी बुक है। वाट मार्क्स रियली मींट, ये 1934 में लिखते हैं साथियों। वाट मार्क्स रियली मींट, ये 1934 में लिखते हैं। सोशलिज्म इन इवोल्यूशन, ये 1938 में लिखती है। 38 लिखा हुआ, नहीं 1938 लिखा हुआ साथियों। ये जी.डी.एच कोल की 4 बुक है, बड़ा फेमस बुक है, आपको याद रखना होगा। एंथोनी क्रॉसलैंड की बुक है साथियों, फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म, ये फ्यूचर लिखा हुआ साथियों, आप ध्यान रखिएगा ये फ्यूचर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म, फ्यूचर, और ये 1956 में लिखा हुआ बुक है, फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म। उसके बाद से है फेबियन ऐसे ऑन सोशलिज्म, ये 1989 में लिखा गया बुक है साथियों। रॉबर्ट ओवन, ये बात आप जाके देखिए, पी वाई क्यू उठा के देखिए, ये कई बार क्वेश्चन ये बुक पूछा हुआ है। अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी,
1813 में बुक लिखते हैं, रॉबर्ट ओवन की बुक है। दूसरा इनका जो बुक है द रिवोल्यूशन इन द माइंड एंड प्रैक्टिस ऑफ द ह्यूमन रेस, ये भी इनकी बुक है, किसकी, रॉबर्ट ओवन की बुक है, इसको भी आपको याद रखना होगा। लियो ट्रॉट्स्की की बुक है साथियों द रिवोल्यूशन बेट्रियाड, द रिवोल्यूशन बेट्रियाड 1937 में लिखते हैं। द न्यू इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, द न्यू इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ये 1829-30 में लिखते हैं, चार्ल्स फूरियर की बुक है। ब्रिटिश वे और सिडनी, ये बहुत ही वीवी है साथियों, ये और ये आपको याद रखना ही होगा साथियों, ये और ये आपको याद रखना ही होगा। द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म ये 1894 में लिखते हैं। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी ये 1897 में लिखते हैं। सोवियत कम्युनिज्म अ न्यू सिविलाइजेशन ये 1835 में लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो ये रहा साथियों आज का टोटल समाजवाद। एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं और आप ध्यान दीजिएगा कि सच में बोल रहा हूँ, आप इतना याद रखिए साथियों, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। यानी कि जेआरएफ डन है जून में, आप इस बार बस इतना कर लीजिए। चलिए साथियों एक बार हम सबको रिकॉल करते हैं ऊपर से नीचे तक और फिर क्लास को एंड करते हैं। समाजवाद में समाज को महत्व देते हैं और सबको बराबर देखते हैं साथियों। समाजवाद में सब बराबर, समाजवाद जो है लागू होने का मतलब ये है कि सब समाज में सब बराबर हो गए। समाजवाद में व्यक्ति की कोई महत्व नहीं होता, समाज एक दूसरे से कनेक्ट है, समाज में ही सब व्यक्ति का अस्तित्व है, अदरवाइज नहीं है, ये सोशलिज्म बोलता है। जनक की बात करें तो कार्ल हेनरी मार्क्स को जनक इसका बोलते हैं। मार्क्स और समाजवाद में फ़र्क है, मार्क्सवाद एक समाजवाद का छोटा पार्ट है साथियों, न कि होल समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद जो पहले के कार्ल मार्क्स से पहले के जो विचारक हैं उनको मार्क्स ही बोलता कि यूटोपिया में जी रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता है जैसे वो बोल रहे थे। वैज्ञानिकता के अभाव थी पहले वाले समाजवाद में। मार्क्स जब आता है तो मार्क्स क्रांतिकारी समाजवाद की बात करता है और ये हिंसा को भी स्वीकार करता है, ओनली वर्किंग क्लास पे ध्यान देता है। ये बोलता है जिसका इकोनॉमी पे कब्जा होगा उसी का राजनीतिक व्यवस्था पे भी कब्जा होगा। आलोचना का कारण भी इसका यही बनता है क्योंकि हिंसात्मक सपोर्ट करता है और केवल एक वर्ग को टारगेट करता है। विकासवादी समाजवाद की मैं बात करूं तो हिंसा को नकार देता है, रिफॉर्म के द्वारा बदलाव चाहता है और धीरे धीरे क्रमिक रूप से कहता है कि समाजवाद ले आया जाएगा। वर्किंग क्लास के साथ मध्यम वर्ग को भी ऐड करता है। इसके प्रकार में 5 प्रकार है साथियों, एक बार आप देख लीजिएगा। फेबियनवाद की मैं बात करूँ तो पहला विकासवादी समाजवाद ब्रिटेन में इसका जन्म होता है, क्रमिक परिवर्तन की बात करता है और श्रमिक वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग को भी साथ लेके चलता है। जीवी शार्ट, ग्राहम वाले, सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, जीडीएच कोल, ये सब इसके विचारक हैं। किसके, फेबियनवाद के। जर्मन सामाजिक लोकतंत्र की बात करूँ साथियों तो प्रतिपादक समाजवाद इसके जो प्रतिपादक है वो है फर्डिनेंड लेस्ले और मार्क्स के विचार को ये स्वीकार करता है कि जिसका अर्थव्यवस्था पे कब्जा होगा उसका राजनीतिक व्यवस्था पे कब्जा होगा, पर एक खूनी क्रांति को नकार देता है, न कि उसका सपोर्ट कर, हिंसात्मक क्रांति को सपोर्ट नहीं करता है। श्रमिक संगठन बनाएंगे, ये विचार देता है कि कैसे समाजवाद ले आएगा, तो श्रमिक संगठन बनाएंगे, चुनाव जीते व्यवस्था पर अधिकार करेगा और शांतिपूर्ण ढंग से समाजवाद की प्राप्ति होगी। संशोधनवाद की बात करते हैं, एडवर्ड बर्नस्टीन इसके प्रतिपादक हैं और रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म इसकी इनके बुक है। जर्मनी में विकास होता है इसका। मार्क्स को संशोधित करता है, मार्क्सवाद को संशोधित करते हुए कहता है कि ठीक है मार्क्सवाद तो ले आएगा, समाजवाद तो ले आएगा, पर संसदीय मार्ग को अपनाना होगा। समाजवाद एक लक्ष्य नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये संशोधनवाद समाजवादी बोलते हैं। श्रमिक संघवाद की बात करूँ साथियों तो फ्रांस से विकसित होता है। समाजवाद की प्राप्ति कहता है कि राज्य नहीं करेगा, श्रमिक संगठन के द्वारा करना होगा। श्रमिक संगठन बनाए, मिनिमम वेजेज तय करे, मिनिमम सैलरी तय करे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। पर ये इसका कोई औचित्य नहीं रहा साथियों, आज के डेट में ये प्रासंगिक नहीं रहा है क्योंकि आज के डेट में तकनीकी का युग है, तो अब झुकना ही पड़ेगा। मैं ये देखिए साथियों, मैं किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वहीं बोल रहा हूँ। श्रमिकों को राजनीतिक संगठन से दूर रहने की बात करता है। इसके जो विचारक जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, उनके बुक है वो पढ़ लीजिएगा। गिल्ड समाजवाद इंग्लैंड में जन्म लेता है ये, और ये कहाँ सेम जो है वो संघवाद के जैसा ही है। बुक साथियों बुक में पढ़ दिया हूँ, आप एक बार इसको ध्यान दीजिएगा। और आप इस पीडीएफ को चाहिए अगर आपको तो टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ पा सकते हैं साथियों। आप जाकर देखिए इस क्लास को एक बार पढ़िए और फिर आप PYQ सोशलिज्म का लगा के देखिए। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से पढ़े नहीं हैं, और दूसरा मतलब ये हो सकता है साथियों क्योंकि इसके साथ हमको मार्क्सवाद को अभी पढ़ना है और मार्क्स को अलग से पढ़ना है, थिंकर्स के रूप में। तो कल मार्क्सवाद हो जाएगा, तो आप देखिएगा ये तीनों क्लास हो जाने दीजिए, समाजवाद, मार्क्सवाद और मार्क्स, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन समाजवाद से नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।